गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा शब्द विचार, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जाना कि शब्द क्या है। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। अगर हम उसे व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो वह निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता और कोई शब्द हमें समझ से परे हो जाते हैं। हमने जाना कि जब हम उन्हें व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो वे शब्दों का रूप ले लेते हैं और उनके बोलते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम सभी शब्दों से परिचित हैं। फिर हमने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार किया। अब शब्द हैं किस प्रकार बने, तो हमने सबसे पहले जाना कि उनकी उत्पत्ति, यानी कि वो बॉर्न कैसे हुए, कहाँ से आए। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। फिर हमने जाना, यानी 4 प्रकार शब्दों का वर्गीकरण किया हमने 4 प्रकार से। फिर हमने पहले उत्पत्ति के आधार पर जाना कि शब्दों को हमने उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है। हमने 5 भागों में विभाजित किया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। कल हमने जाना तत्सम शब्दों के बारे में और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं और उनका स्वरूप जो है ऐसा का वैसा ही है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार के शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाए। जैसे सूर्य, अग्नि, रात्रि जो है वो तत्सम शब्द कहलाए। फिर हमने जाना तद्भव, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन उनका जो है स्वरूप बदल गया है, उनको हमने अपनी सुविधा अनुसार अलग तरीके से बोलना जो है शुरू कर दिया है आसानी से। विवाह को हमने ब्याह बोलना शुरू कर दिया है, रात्रि को हमने रात बोलना शुरू किया है, अग्नि को हमने आग बोलना शुरू कर दिया है और कर्ण को हमने कान बोलना शुरू कर दिया है। मुष्टि को हमने जाना कि मुट्ठी बोलना हमने शुरू कर दिया है। इस प्रकार काफी सारे शब्दों के बारे में कल हमने जाना। आज हम जानेंगे देशज शब्द के बारे में, विदेशी शब्द के बारे में और संकर शब्द के बारे में। तो हम जानते हैं देशज शब्द के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, वे शब्द जो हमने विभिन्न बोलियों, विभिन्न प्रांतीय बोलियों से लिए और ये साधारणतः हमारी रोज की बोलचाल का हिस्सा होते हैं, जैसे रोटी, पाव इत्यादि। तो चलिए हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अधिकांशतः हमारी बोलचाल का अंग होते हैं, जैसे रोटी, पगड़ी, लड़का, टांग, खिड़की आदि। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं हमारी प्रांतीय बोलियों से
हम लेते हैं और हमारी बोलचाल का ये हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रांतों में ही इनका निर्माण हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम जानेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है और हमें पता है हमारे भारत का इतिहास कि यहाँ समय समय पर विभिन्न देशों से लोग आए और हमने उनकी भाषा को अगर कुछ शब्दों में ग्रहण कर लिया तो वे शब्द कहलाए विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाए, जो हमने दूसरे लोगों से लिए। समय समय पर यहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया, पुर्तगाली आए, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया और कुछ शब्द जो है हमारी भाषा में सम्मिलित हुए। इस प्रकार के शब्द विदेशी शब्द कहलाए। फिर है विदेशी शब्द। विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में मिल जाते हैं। धीरे धीरे ये शब्द हमारी बोलचाल व भाषा का अंग बन जाते हैं। इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इंजन, ऑफिस, वकील, जमीन आदि। तो हमने जाना विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में मिल जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारी बोलचाल व भाषा का अंग बन जाते हैं। इस प्रकार के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ऑफिस, इंजन, वकील इत्यादि। अब हम जानेंगे संकर शब्दों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द, यानी कि जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। संकर यानी दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि हिंदी अंग्रेजी, हिंदी पुर्तगाली, अंग्रेजी पुर्तगाली, उर्दू हिंदी, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं।
जैसे हवादार। अब हवा जो शब्द है वो हिंदी का है, हवा जो है हिंदी शब्द है और दार जो है वो फारसी है। हवा हिंदी शब्द है और दार फारसी शब्द है। फिर है जन्मदिन। जन्म संस्कृत शब्द है और दिन हिंदी शब्द है। संस्कृत और ये है हिंदी, यानी कि दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना जन्मदिन, हवादार इत्यादि। तो हमने जाना कि दो भाषाओं के मेल से जो नए शब्दों का निर्माण हुआ वे संकर शब्द कहलाए। तो हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, कि उनकी रचना या उनकी व्युत्पत्ति, उनको दोबारा निर्माण कैसे हुआ। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनको हम बोलते ही जा रहे हैं और एक पिक्चर फिक्स हो गई है कि हाँ ये ऐसा ही है, वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों से या 2 शब्दांशों से मिलकर जो नए शब्दों का निर्माण होता है वे यौगिक शब्द। यौगिक को वैसे भी हम जमा बोलते हैं, योग यानी जमा, यौगिक उसी योग से ही बना है यौगिक, यानी कि 2 शब्दों का निर्माण, 2 या 2 से अधिक शब्दों का निर्माण जो है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार 2 शब्दों के निर्माण से या 2 से अधिक शब्दांशों के निर्माण से जो शब्द बनते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर है। योग रूढ़ भी 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों से बनते हैं, उसी प्रकार योग रूढ़ भी। लेकिन योग रूढ़ शब्द जो है हमें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। बनते तो 2 या 2 से ही अधिक हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो बहुत ही विशेष होता है। जैसे दशानन, दश आनन यानी कि 10 सिर वाला। नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, यानी कि बड़ा पेट है जिसका, भगवान गणेश। चलिए हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। तो ये शब्द थे योग रूढ़ और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हमने जाना पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर हमने कितने भागों में विभाजित किया शब्दों को? हमने 3 भागों में विभाजित किया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते आते किसी निश्चित
वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे गाय, दूध, घर, भाई आदि। तो हमने जाना रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते आते अपनी पिक्चर या अपनी इमेज के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी कि उसको सुनते हमारे लिए कोई भी दो अर्थ प्रकट नहीं होते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं और उनका अर्थ विभिन्न प्रकार से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे शब्द जो रूढ़ हो गए, जिनकी इमेज बिल्कुल नहीं बदलती है, वे जस के तस हैं और एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध है, भाई है, घर है और गाय, यानी कि इनका शब्द सिर्फ इन्हीं के लिए हम जो है इनका प्रयोग सिर्फ इन्हीं के लिए करते हैं, किसी अन्य उदाहरण के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे शब्द जो हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर है हमारा यौगिक शब्द। दूसरा है दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के योग। मैंने आपको पहले भी बताया था, योग यानी कि जमा, जोड़, इसीलिए बना है शब्द यौगिक शब्द, यानी कि ये जुड़कर बनते हैं। योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जिसका अपना अर्थ है, आलय अर्थात घर इसका अलग है, लेकिन दोनों को मिला के बना, संधि करके क्या बना, पुस्तकालय। इसी प्रकार रसोई घर, मातृभक्ति, मात्र अलग शब्द है और भक्ति अलग शब्द है। भक्ति भगवान की भी हो सकती है, किसी अन्य देवी देवता की भी हो सकती है, अपने राष्ट्र के प्रति भी हो सकती है और किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है, लेकिन मातृभक्ति जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है कि माता के प्रति भक्ति। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं जो दो या दो अधिक शब्दों के जोड़ से बनते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। पुस्तकालय, रसोईघर, मातृभक्त। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्दों के बारे में। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानन आदि। ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था योग रूढ़ शब्दों के बारे में। इनको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है कि दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों से बनने वाले शब्द
ये शब्द यौगिक शब्द भी कहलाते हैं, लेकिन योग रूढ़ शब्द हमें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि योग रूढ़ शब्द जो है हमें विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे कि लंबोदर, नीलकंठ, दशा, नन, जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो बने हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। डायरेक्ट शिव ना कह के अगर हम बोलते हैं नीलकंठ, नीला कंठ है, अर्थात जिन्होंने जहर पिया उसके कारण उनका गला जो है नीला हो गया, उन्होंने यही विष को रोक लिया, उसके कारण उनका गला जो है नीला पड़ गया, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात भगवान गणेश। दशानन, जिसके 10 सर हैं, अर्थात रावण। इस प्रकार के शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो अब हम जानेंगे, रचना के आधार पर हमने जाना कि शब्द 3 प्रकार के हैं। हमने रूढ़ शब्द, जो कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, उनके बोलने पर हमें एक ही अर्थ समझ में आता है, दूसरा उदाहरण हम उसका नहीं दे सकते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। और तीसरा योग रूढ़ शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो बने हैं, लेकिन हमें विशेष अर्थ देते हैं। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को 2 भागों में बांटा है। तो हम जानेंगे कौन कौन से शब्दों में बांटा है हमने। सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो जिसके सुनते ही हमें किसी भी पिक्चर हमारे सामने आ जाए, यानी कि जिनका अर्थ प्रकट होता है, जैसे कि हमने बोला पानी, गाय, घर, अलमारी, पुस्तक, बैग इत्यादि, यानी कि ये सब जो है सार्थक शब्द हैं, जिनका कोई अर्थ प्रकट होता है, हमें समझ में आता है। वही है निरर्थक शब्द, जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, वर्णों का अव्यवस्थित रूप जो है वो निरर्थक है, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनका प्रयोग हम कभी कभी भाषा में प्रवाह लाने के लिए, उसको रोचक बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि पानी वानी ले लिया गया, नहीं ले लिया, यानी वाणी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं पानी वाणी। तो हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द, जो शब्द हमें अर्थ प्रदान करते हैं। सार्थक शब्द जो शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पुस्तक, पानी, रात आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के
अर्थ रहित मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, पढ़ना, वरना आदि। जैसे आपको कभी कभी घर वाले बोलते होंगे और पढ़ना वरना हो गया क्या, रोटी वोटी खा ली क्या। वोटी का कोई अर्थ नहीं होता, ना कि वरना का होता है, लेकिन भाषा को रोचक बनाने के लिए, उसमें प्रवाह लाने के लिए हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमने जाना कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो रूप हैं, उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ है और निरर्थक जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। अब हम जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर जब हमने शब्दों का वर्गीकरण किया तो दो प्रकार के शब्द हैं। पहले विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर हमने जाना कि शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन, संज्ञा के कारण जो है परिवर्तन आ जाता है, इनका प्रभाव शब्दों पर पड़ता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता, यहाँ पे वचन का प्रभाव पड़ा, हमने बहुवचन किया तो पत्ते बन गया, पत्ता से पत्ते, यानी इस पर लिंग का प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसे शब्द जिन पर इनका प्रभाव लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व
क्रिया शब्द विकारी होते हैं, जैसे पत्ता, पत्ते, पत्ती, पत्तियां। यानी कि इनमें वचन का प्रभाव पड़ा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द जो होते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें इनके कारण परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे, बहुत, और आदि। इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे, बहुत और इत्यादि। तो हमने पाठ के आधार पर जाना, हमने पाठ के मुख्य बिंदु हम जल्दी से फिर दोहराएंगे कि पाठ के आधार पर शब्द पाठ पे हमने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। शब्दों को वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। फिर हमने जाना रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर हमने जाना अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, 2 प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्दों को विभाजित किया गया है। फिर हमने जाना शब्दों को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है: 2 विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनके समय पर परिवर्तन आया, किस प्रकार हमने देसी भाषाओं से शब्द लिए, अपनी प्रांतीय बोलियों से शब्द लिए, किस प्रकार विभिन्न देशों से लोग आए और अपने भाषा का समावेश हमारी भाषा में हो गया, ये सब हमने इस पाठ के आधार पर जाना।